Hello, IGNOU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. अगर आप लोग का MPS 001 दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी का एग्जाम है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अगर आप लोग ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आप लोग एटलीस्ट कंफर्टेबली अपने एग्जाम में पास हो सकते हो। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, discuss the nature slash meaning slash features of mod political theory। ऑलराइट, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लैंग्वेज चेंज करके आ सकता है, आंसर सेम रहेगा। ऑलराइट, सबसे पहले समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब होता है पॉलिटिक्स को समझना और उसके कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना, यानी कि पॉलिटिक्स क्या होती है और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स आते हैं उन सबको समझना। ठीक है, जैसे कि स्टेट क्या होता है, पावर क्या होता है, अथॉरिटी और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, जस्टिस क्या होता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जितनी चीजें पॉलिटिक्स से रिलेटेड आती है ना उन सबको समझना बेसिकली। ओके, हमें ये सारे क्वेश्चंस जो है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आते हैं। तो अगर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें बताती है कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है और कैसे चलनी चाहिए। दो चीजें, प्रेजेंट में कैसे हो रही है और होनी कैसी चाहिए। ओके, अगर हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग देखें तो देखो, पहले के ज़माने में ना थिंकर्स सिर्फ आइडियल बातें करते थे, यानी कि आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, आइडियल होता है परफेक्ट। ओके, परफेक्ट रूलर कैसा होना चाहिए, ये सब इमेजिनेशन और फिलॉसफी पर बेस्ड था पुराने टाइम पर। लेकिन अगर हम मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आइडियल बातें नहीं करेंगे, रियलिटी को देखेंगे। ओके, कि कैसे चुनाव हो रहे हैं, लोग वोट कैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट एक्चुअली में कैसा काम कर रही है, पब्लिक का ओपिनियन कैसे बनता है, डेमोक्रेसी सही में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ये सब भी हम लोग स्टडी करते हैं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में। इसीलिए हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी को बोलते हैं साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ऑलराइट, अब हम डिफरेंस समझते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, पॉलिटिकल फिलोसफी में एंड पॉलिटिकल साइंस में। फेवरेट कॉन्सेप्ट है एग्जाम का, बहुत बार आया क्वेश्चन, ध्यान रखना। तीनों वर्ड सुनने में हमें बिल्कुल सेम लगते हैं लेकिन सबका मतलब अलग है। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल थ्योरी रियलिटी भी देखती है और आइडियल भी, कि होना ऐसे चाहिए है लेकिन हो कैसा रहा है। ठीक है, यानी कि फैक्ट्स भी पढ़ेंगे और वैल्यूज भी, यानी कि देखो, वो देखेंगे कि प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी है कि नहीं, और वो ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी होती है तो असली में कैसा होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम आते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी पर। तो ये सिर्फ आइडियल्स की बात करती है, बेसिकली पूछती है क्वेश्चंस कि परफेक्ट जस्टिस कैसा होना चाहिए, परफेक्ट गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट रूलर कैसा होना चाहिए। ये सब प्रैक्टिकल से ज्यादा आप लोग इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में रहते हो। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड, दैट इज पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं। पॉलिटिकल थ्योरी इसके अंदर आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल बिहेवियर, ये सब। तो ये होता है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है, ये बात याद रखना, पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल थ्योरी आता है। ओके, अब हम देखते हैं क्लासिकल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, डिफरेंस समझते हैं दोनों में क्या होता है। तो देखो, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो क्लासिकल थिंकर्स है आपके प्लेटो और एरिस्टोटल। ये लोग ना बोलते थे कि जस्टिस, आइडियल स्टेट, मोरालिटी, इन सब पर फोकस करो। ठीक है, यानी कि आइडियल सोसाइटी, परफेक्ट सोसाइटी पे फोकस करो। वहीं अगर मैं मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी की बात करूं जो 20th सेंचुरी में बोली गई है, उसके स्कॉलर्स बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को साइंस की तरह स्टडी करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन करो, डेटा कलेक्ट करो, सर्वे करो, रिसर्च करो, ये सब। ठीक है, और तब जाके अपना कंक्लूजन निकालो, यानी कि इमेजिनेशन कम रखो, साइंस ज्यादा रखो। ओके, अब हम कुछ फीचर्स देखें पॉलिटिकल, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के। तो ये साइंटिफिक होती है, अभी मैंने बात करी डेटा वगैरह पे डिपेंड करती है। ठीक है, फिर आता है इंटरडिसिप्लिनरी, और सारे सब्जेक्ट से हम इसे जोड़ सकते हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सबसे। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड वैल्यूज, अभी हमने देखा यहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखे जाते, आप सिर्फ वैल्यूज भी नहीं देखी जाती, दोनों को कंबाइन करके, यानी कि आप रिसर्च करोगे कि पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं, और आपको नंबर से पता लगेगा कि देखो करती है। ओके,
स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, यानी कि लोग वगैरह स्टडी करेंगे, लोग वोट कैसे दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे काम कर रही हैं, ये सब। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, सिर्फ थ्योरी नहीं होती, रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। डायनेमिक एंड रेलेवेंट, देखो डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होती रहती है, सोसाइटी बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, इसी वजह से मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी हमेशा रेलेवेंट रहती है, रिलेटेबल रहती है। ओके। अब देखो क्राइसिस एंड रिवाइवल देखें अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी का, तो 1950 और 1960 के अराउंड कुछ स्कॉलर्स ने बोला था कि पॉलिटिक्स को सिर्फ साइंस बना दो, वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेटा रखो, फैक्ट रखो, सर्वे रखो। रिजल्ट क्या हुआ? जस्टिस, इक्वालिटी, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इनको इग्नोर करा गया। तो इस सिचुएशन को बोला गया क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ओके। अब इसका रिवाइवल कब हुआ? जॉन रॉल्स आए, ठीक है, 1971 में उन्होंने एक अपनी बुक लिखी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, और उसमें उन्होंने बोला कि देखो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जस्टिस भी इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, फेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी में वैल्यू को दोबारा जो है इंपॉर्टेंस मिलने लगी, और इसी को कहते हैं रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ऑलराइट, काफी चीजें नहीं पढ़ी हमने इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। मैं जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है उतना समझा रही हूँ आप लोगों को। ऑलराइट, मूव करते हैं क्वेश्चन 2 पे, दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर पेपर में मुझे ये क्वेश्चन दिखा है, जितने मैंने पेपर एनालाइज करे सब में ये क्वेश्चन आया है, घुमा फिरा के आया है, पर आया जरूर है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। अभी हमने पढ़ा भी जॉन रॉल्स के बारे में। देखो सबसे पहले जान लेते हैं कि जॉन रॉल्स थे कौन। जॉन रॉल्स आपके 20वीं सेंचुरी के सबसे फेमस जो है पॉलिटिकल फिलोसोफर में से एक थे। उन्होंने 1971 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। ओके, ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट बनी कि इसने पॉलिटिकल थ्योरी को एक नई डायरेक्शन दी। क्योंकि रॉल्स का देखो मेन एम क्या था, उनका मेन एम था कि सोसाइटी में जस्टिस कैसे इस्टेब्लिश करा जाए, जस्टिस लोगों को कैसे दिलाया जाए, और उन्होंने इसका आंसर भी दिया। उन्होंने बोला जस्टिस एज फेयरनेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप ध्यान रखोगे। जस्टिस एज फेयरनेस मतलब जस्टिस तभी होगी जब हर इंसान के साथ फेयर ट्रीटमेंट होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा, ना किसी को ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, ना किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो रॉल्स कहते हैं कि सोसाइटी का सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों साथ साथ चल सके, यानी कि लोगों को फ्रीडम भी मिले और सब लोगों को इक्वली ट्रीट भी करा जाए। ऑलराइट, तो ध्यान रखना, बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है इनका। अब देखते हैं जस्टिस एज फेयरनेस, इनका मेन कॉन्सेप्ट यही था पूरी बुक में। तो देखो रॉल्स कहते हैं कि जस्टिस का मतलब सिर्फ लॉ बनाना नहीं होता कि आपने लॉ लिख दिए तो ये फॉलो करो बस, नहीं। इनके अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब है सोसाइटी के रूल्स सबके लिए फेयर होना चाहिए, सब इक्वल रखो सबको, ठीक है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और सबको रिसोर्सेज भी इक्वल मिले। यानी किसी को सिर्फ इसलिए ज्यादा बेनिफिट ना मिल जाए क्योंकि वो रिच फैमिली में पैदा हुआ, और किसी को सिर्फ इसलिए सफर ना करना पड़े क्योंकि वो पुअर फैमिली में। तो बेसिकली उनका कहना था रूल्स वगैरह जो है सबके लिए सेम और फेयर हो, इसी को उन्होंने जस्टिस एज फेयरनेस का। ओके, अब इनकी एक और आते हैं फेयरनेस को एक्सप्लेन करने के लिए। इन्होंने ओरिजिनल पोजीशन एंड वेल ऑफ इग्नोरेंस पे बात करी थी। तो देखो रॉल्स ना एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसका नाम इन्होंने दिया था ओरिजिनल पोजीशन। सोचो आपको एक नई सोसाइटी बनानी है, ठीक है, उस सोसाइटी के रूल्स भी आप ही डिसाइड करोगे, लेकिन एक कंडीशन है, आपको ये नहीं पता कि आप उस सोसाइटी में कौन बनोगे। आप अमीर बनोगे, गरीब बनोगे, लड़का बनोगे, लड़की बनोगे, एससी बनोगे, एसटी बनोगे, डिसेबल्ड होगे, टैलेंटेड होगे या एवरेज होगे, आपको कुछ नहीं पता, और आपको उस सोसाइटी के रूल बनाने हैं। तो आपको जब कुछ पता ही नहीं तो आप रूल बनाओगे कैसे? ऑब्वियसली ऐसे रूल्स बनाओगे जो सबके लिए इक्वल रहे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो इसीलिए, क्योंकि हो सकता है कि कल को आप खुद पुअर निकलो या डिसएडवांटेज कैटेगरी में निकलो, तो इस सिचुएशन को रॉल्स ने ओरिजिनल पोजीशन बोला था, और उसने कहा था कि देखो जब भी लॉज बनाओ ना तो अपने आप को इस सिचुएशन में रखकर बनाओ। ओके, अब उनका ओरिजिनल पोजीशन के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आया था, दैट इज वेल ऑफ इग्नोरेंस। देखो वेल का मतलब होता है पर्दा, इतना तो पता है हम लोगों को, ठीक है, और इग्नोरेंस का मतलब होता है कि हमें जानना ही नहीं है। तो यानी कि आपके सामने एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे आपको अपनी आइडेंटिटी ही नहीं पता, ना आपको आपकी कास्ट पता है, ना रिलीजन, ना जेंडर, ना इनकम, ना टैलेंट, कुछ नहीं पता आपको।
तो रॉल्स कहते हैं जब किसी को अपनी फ्यूचर की पोजीशन ही नहीं पता होगी तो वो कभी भी अनफेयर रूल्स नहीं बनाएगा, वो हमेशा फेयर रूल्स बनाएगा। और इसी वजह से वेल ऑफ इग्नोरेंस फेयरनेस को जो है इंश्योर करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पेपर में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि जॉन रॉल्स ने ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस किसके बेसिस पर कहा था, तो आपको जस्टिस एज फेयरनेस समझाना है। ओके, अब देखते हैं हम द टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। नंबर वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टीज। रॉल्स कहते हैं हर इंसान को इक्वल बेसिक फ्रीडम मिलनी चाहिए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का फ्रीडम। ये राइट सबको इक्वल मिलने चाहिए और इन फ्रीडम्स को किसी और इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए सैक्रिफाइस नहीं किया जा सकता। यानी कि एग्जाम्पल से समझो, गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि हम तुम्हें ज्यादा पैसा दे देंगे लेकिन तुम बोल ही नहीं सकते। तो रॉल्स कहते हैं नहीं, लिबर्टी सबसे पहले आती है, इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, फ्रीडम को। ओके, सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पार्ट वन होता है फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर इंसान को लाइफ में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सिर्फ पेपर पर नहीं कि आपने लिख के दे दिया कि हम सबको एजुकेशन देंगे। अरे आप तो दोगे लेकिन आपने स्कूल ही नहीं बनाए तो एजुकेशन मिलेगा कैसे। ओके, ये चीज। दूसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल, सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है रॉल्स का। वो कहते थे कि सोसाइटी में थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी चलेगी लेकिन सिर्फ तब जब उसका बेनिफिट पुअर और डिसएडवांटेज को मिले, है ना। कैसी, ये डिफरेंस प्रिंसिपल कहाँ आता है, रिजर्वेशन में। ओके, समझ आ गई बात। अब देखो, इसको क्रिटिकली भी बोला गया, रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी करा था। वैसे तो इसके एडवांटेजेस बहुत थे, बहुत तारीफ हुई थी क्योंकि इन्होंने लिबर्टी और इक्वालिटी पर बात करी थी और पुअर लोगों का ध्यान भी किया था, लेकिन इसको जो है क्रिटिसाइज भी करा गया था। क्रिटिसिज्म किसने करा था, एक थे रॉबर्ट नोजिक। ओके, इन्होंने कहा था गवर्नमेंट को किसी का पैसा लेकर दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, इससे क्या होता है इंडिविजुअल फ्रीडम और प्रॉपर्टी राइट के अगेंस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, माइकल सैंडल ने भी बहुत इसे जो है करा था क्रिटिसाइज। उन्होंने कहा था ये कम्युनिटेरियन थिंकर्स हैं, रॉल सिर्फ इंडिविजुअल की बात करते हैं लेकिन इंसान कभी अकेला होता ही नहीं, उसकी फैमिली कल्चर ये सब साथ होता है, तो इनको तो आपने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं। ऐसे और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज करा था रॉल्स को। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन वायलेंस। इतना इजी कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप लोग मास्टर्स कर रहे हो तो बैचलर्स में या स्कूल में कभी तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, तो ये तो हमने बचपन से पढ़ा है। हमारी 7th 8th की पॉलिटिकल साइंस की बुक में भी हमने गांधी का बहुत पढ़ा है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गांधी जी की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करा था, लेकिन गांधी सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर भी थे। उन्होंने दुनिया को 3 बहुत पावरफुल आइडियाज दिए थे, एक सत्याग्रह, एक सिविल डिसोबीडियंस और एक नॉन वायलेंस। ये 3 कॉन्सेप्ट गांधी जी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांधी जी के लिए सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज नहीं थी, ये उनकी लाइफ को जीने का तरीका भी यही था। ओके, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम सच और अहिंसा के साथ लड़ें तो बिना किसी वायलेंस के भी हम इनजस्टिस को हरा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वायलेंस से सिर्फ नफरत बढ़ती है लेकिन सच्चाई और प्यार से जो है इंसान का दिल बदलता है। ओके, ऐसा होता अब तो होता हुआ नहीं दिख रहा हमें, बट चलो गांधी जी कहते थे तो मान लेते हैं। ओके, सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ सत्याग्रह पे। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, तो देखो सत्याग्रह आपको पता है 2 संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ या फिर सच्चाई, और आग्रह का मतलब होता है फर्मनेस, डटे रहो अपनी सच्चाई पर। ठीक है, यानी कि अपने सच्चाई पर मजबूती से टिकना। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका जवाब वायलेंस से नहीं बल्कि सच और शांति से देना, क्योंकि गांधी जी कहते थे अगर तुम सच के साथ हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और सत्याग्रह का एम जो है एनिमी को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता, एनिमी की सोच बदलना है। ठीक है, सिंपल सत्याग्रह है। ओके, प्रिंसिपल्स क्या आ जाते हैं सत्याग्रह के, देखो हमें पता ही है। ट्रूथ आता है एक तो इसमें, है ना, सच्चाई पे चलो। ओके, और नॉन वायलेंस आता है, यानी कि सिर्फ किसी को फिजिकली हर्ट करना ही अहिंसा नहीं होता, किसी के लिए गलत भी सोचना ये भी नहीं अलाउ करते थे वो। ठीक है, सेल्फ सफरिंग सबसे यूनिक आइडिया। वो कहते थे अगर इनजस्टिस हो रहा है तो दूसरों को दर्द मत दो, खुद सफरिंग एक्सेप्ट करो, जेल चले जाओ, मार खा लो, पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लो,
मतलब कि जब ऑपरेसर देखेगा ना कि सामने वाला बिना वायलेंस के सफरिंग एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसका जो है दिल बदल जाएगा। ऐसा कहते थे गांधी जी। ठीक है। फियरलेसनेस, जो इंसान सच के साथ होता है उसे किसी से डरना नहीं होता, ना जेल से ना गवर्नमेंट से, तो हमेशा फियरलेस बनो। मॉरल प्योरिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सत्याग्रह को पहले खुद अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंपल लाइफ जियो, सेल्फ कंट्रोल रखो, और अपने ओपोनेंट्स की भी आप लोग रिस्पेक्ट करो, ये कहते थे। ठीक है। अब कैसे वो सत्याग्रह करते थे, टूल्स क्या थे? नॉन कोऑपरेशन, यानी कि गलत गवर्नमेंट को सपोर्ट मत करो। अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो तो वो छोड़ दो, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, टाइटल वगैरह वापस कर दो, यानी कि गलत सिस्टम को सपोर्ट मत करो। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि अगर कोई लॉ अनजस्ट है, गलत है, तो उस लॉ को ओपनली तोड़ो। ओके। फास्टिंग, जो कहते थे, यानी कि उनका मानना था फास्ट करने से लोग अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं और सोसाइटी को जो है अक्कल आ जाती है। बॉयकॉट, हड़ताल, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो हमारी कंट्री में अभी हो रहा है, वही सब। ठीक है, हमने देखा है ये सब। ओके। नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट आता है सिविल डिसोबीडियंस का, अभी हमने पढ़ा था। देखो, गांधी जी कहते थे हर लॉ को मानना जरूरी नहीं होता, अगर लॉ गलत है तो उसको तोड़ना मॉरल ड्यूटी बन जाता है, लेकिन हमें वायलेंस नहीं करना, लॉ ओपनली तोड़ना है सबके सामने, पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना है, और गवर्नमेंट को दिखाना है कि लॉ गलत है। ओके। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल था सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नमक पर टैक्स लगाया था। गांधी जी ने पीसफुली मार्च निकाला और नमक बनाया। ठीक है। लॉ तोड़ा, लेकिन कोई वायलेंस नहीं करा। ओके। देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, डिफरेंस बिटवीन सत्याग्रह एंड पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो देखो, सिंपल से याद रखना, सत्याग्रह जो है सच्चाई पर बेस्ड है। ठीक है। इसमें प्यार और मोरालिटी की बात आती है, बिल्कुल नॉन वायलेंस नहीं आता, हमें सामने वाले का दिल बदलना है। ठीक है, चाहे खुद सफरिंग एक्सेप्ट करनी हो। ओके। वहीं पैसिव रेजिस्टेंस की बात करें तो ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, कभी कभी वायलेंस भी यूज कर सकती है, लेकिन इसका एम होता है ऑपोजिट पर्सन को प्रेशर देना या हराना। यानी कि सत्याग्रह का पर्पस हार्ट चेंज करना है, और पैसिव रेजिस्टेंस का पर्पस है प्रेशर क्रिएट करना। ओके। याद रखोगे, चीजें इजी है। रेलेवेंस क्या है, आज के टाइम में हमें दिख रहा है क्या क्या हमारी सोसाइटी में हो रहा है, तो उसके लिए मूवमेंट्स हुए हैं और चेंज आया है। ऑलराइट, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट। देखो, वैसे तो मैं 3 ही क्वेश्चन कराती हूँ, बट अभी मैं 4 करवा देती हूँ, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत लंबा है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, जितना मैक्सिमम हो सकेंगे कवर करेंगे। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द मीनिंग, टाइप्स एंड कोर पोस्टुलेट्स ऑफ फेमिनिज्म। देखो, सबसे पहले ना एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि लोगों को फेमिनिज्म का मतलब ही नहीं पता होता। जब भी आप लोगों के फेमिनिज्म वर्ड आप सुनते हो, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि विमेन को सबसे ऊपर रखो, विमेन सब कुछ होती है, विमेन आगे निकलनी चाहिए, है ना, सब कुछ ये यही आता है आप लोग के दिमाग में। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कोई भी विमेन को मेन से ऊपर रखने के लिए नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल गलत है। फेमिनिज्म का मतलब होता है हमें मेन के अगेंस्ट नहीं हो रहे, हम बस कह रहे हैं कि देखो हमें इक्वल रखो, ऊपर नहीं नीचे नहीं, इक्वल। अगर तुम लोगों को 50,000 की सैलरी मिल रही है तो हमें भी 50,000 की मिले। ठीक है। अगर तुम लोगों को मौका मिल रहा है रात को बाहर घूमने का, तो हमें भी मिले। ओके। अगर तुम लोगों को रिस्पेक्ट मिल रही है सोसाइटी में, तो हमें भी मिले। हम कोई मेन से compete नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बस हमें इक्वल रखो, इतनी सी बात है। कहीं भी हो, घर, ऑफिस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, हर जगह वुमेन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, और इसी इक्वालिटी की डिमांड को फेमिनिज्म कहते हैं। ओके, समझ आ गया? देखो, फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट होता है। इसका मेन एम है वुमेन और मेन के बीच इक्वालिटी लाना। ठीक है। आज जो वुमेन इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है, ये नेचर की वजह से नहीं है। हमें कोई भगवान ने ऐसे इंफीरियर जेंडर नहीं बनाया। ठीक है, या कहीं ने भगवान ने लिख के नहीं भेजा था विमेन नीचे रहेगी, दबके रहेगी, ऐसा नहीं है, सोसाइटी ने क्रिएट करी है चीजें। तो हम लोग कहते हैं अगर सोसाइटी ने ऐसे रूल बनाए हैं, तो ऐसे रूल्स को खत्म करो, हमें इक्वल रखो, सिंपल। ओके। मैं आपको बता दूं, फेमिनिज्म सिर्फ राइट्स की बात नहीं करता, ये भी देखता है कि फैमिली में वुमेन के साथ कैसा बिहेवियर होता है, एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं, रिलीजन वुमेन को इक्वल स्टेटस देता है या नहीं, लॉ वुमेन को प्रोटेक्ट करता है या नहीं, ये सब। ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सेक्स एंड जेंडर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, मे बी आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ, बहुत ही ईजी है। देखो, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, सेक्स का मतलब है बायोलॉजिकल डिफरेंस, यानी कि जो डिफरेंस नेचर ने दिया हमें,
है ना। भगवान ने जैसा बनाया, मेल और फीमेल दो ही लोग होते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या आता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं, आपकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, और ये बर्थ से होते हैं, पैदा होने से, ठीक है, नेचुरली होते हैं। वहीं अगर हम बात करें जेंडर की, तो जेंडर का मतलब है जो सोसाइटी ने हमें रोल दिए हैं। रोल्स इन द सेंस, एक औरत का काम है खाना बनाना और एक मर्द का काम है पैसे कमाना, ये हमें रोल दिए गए हैं, है ना। जैसे कि लड़कियां पिंक कलर पसंद करती है और लड़के नहीं होते, तो ये सब नेचर ने डिसाइड नहीं करा, ये सोसाइटी ने डिसाइड किया, और इसी को जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो फेमिनिस्ट वगैरह क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम सेक्स में नहीं है, प्रॉब्लम जेंडर रोल में है, क्योंकि सोसाइटी अलग सा डिफरेंस क्रिएट कर देती है ना, कि नहीं लड़की है तो खाना बनाएगी, लड़का है तो पैसे कमाएगा। ऐसा किसी ने नहीं बोला, नेचर ने हमें नहीं बोला, हमें इक्वल रखना है। अगर लड़की खाना बना सकती है तो लड़का भी बना सकता है, लड़का पैसे कमा सकता है तो लड़की भी कमा सकती है, ओके। ये चीज। अब हम देखते हैं कुछ कोर पोस्टुलेट्स ऑफ फेमिनिज्म, यानी कि कुछ मेन चीजें जो फेमिनिज्म में आती है, किस पे बेस्ड होते हैं। तो जेंडर इक्वालिटी पे बात हमने करी, नॉट सेक्स इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, ओके। अभी जेंडर समझाया मैंने। फिर आते हैं क्रिटिक ऑफ पैट्रियार्की, यानी कि पैट्रियार्की का पहले मतलब समझो। पैट्रियार्की का मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जहां पावर जो है मोस्टली लड़कों के पास होती है, मेन के पास होती है, और डिसीजन भी वही लेते हैं। जैसे कि घर का हेड एक पुरुष होगा, ये सब। तो वो कहते हैं ये सब नहीं होना चाहिए, इक्वल रखो यहाँ पे, ठीक है। द पर्सनल इज पॉलिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस स्लोगन है फेमिनिज्म का। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन बहुत ईजी है। इसका मतलब है, देखो जो चीजें घर के अंदर होती हैं वो सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं होती, उनका कनेक्शन पॉलिटिक्स और पावर से भी आता है। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, ये सब फैमिली इशू नहीं है, पॉलिटिकल इशू भी है, क्योंकि इनमें लड़कियों को इनइक्वालिटी पे रखा जाता है ना, पावर का यूज कर कर। तो इसलिए पर्सनल इज पॉलिटिकल। एलिमिनेशन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अभी मैंने आपको बताया था। विमेन्स एम्पावरमेंट, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, ये सब, ओके। टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म देखें, वेव्स बेसिकली। तो देखो लिबरल फेमिनिज्म जो है, नाम से याद रखो, लिबरल मतलब राइट्स पे बात हो रही है, ठीक है। रेवोल्यूशन नहीं चाहिए था, बस इक्वल लॉ बना दो, इक्वल जॉब, इक्वल सैलरी, इक्वल एजुकेशन, ये सब, ओके। फिर आया रैडिकल। रैडिकल मतलब रूट लेवल पे चेंज चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम पूरे पैट्रियार्की के सिस्टम में है, फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, सब में। तो सबको चेंज करना पड़ेगा, ओके। फिर आया मार्क्सिस्ट एंड सोशल फेमिनिज्म। विमेन की प्रॉब्लम सिर्फ जेंडर नहीं है, इकोनॉमी में भी डिफरेंस है, कैपिटलिज्म में भी है, और जो बेचारी गरीब वुमेन है उनको तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो वुमेन भी है और गरीब भी। तो ठीक है, जेंडर इक्वालिटी के साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी भी। फिर आया ब्लैक फेमिनिज्म। देखो यहाँ पे हर वुमेन की प्रॉब्लम सेम नहीं होती, एक वाइट वुमेन की प्रॉब्लम और एक ब्लैक वुमेन की अलग होती है, जैसे रिच वुमेन और पुअर वुमेन की अलग होती है, ऐसे, ठीक है। फिर आया पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। ऐसा नहीं है कि दुनिया की हर वुमेन सेम एक्सपीरियंस करती है, हर वुमेन की आइडेंटिटी अलग होती है, कल्चर, रिलीजन, कंट्री सब अलग है, इसलिए सबको एक कैटेगरी में नहीं रखना, हर वुमेन की स्टोरी डिफरेंट होती है। ये बोला था पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में, ठीक है। आज के टाइम में हमें दिखता है फेमिनिज्म कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आज भी दुनिया में इशू हैं। जेंडर में आपको पता है कि विमेन और मेल की सैलरी इक्वल नहीं होती, वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कितना है, ओके। मैं मानती हूँ वायलेंस अगेंस्ट मेन भी है, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं रिसेंट में, लेकिन एज कम्पेयर टू वुमेन वायलेंस अभी भी वुमेन के लिए बहुत ज्यादा है, ऑलराइट। तो ये सब, अब हमने 4 मेन क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे पीडीएफ में ना, आई गेस टोटल देख लो क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास। अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल क्वेश्चंस हैं 20। मैं 20 के 20 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगी, इसमें शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं। इस पूरे पीडीएफ को अगर आप पढ़ लेते हो तो आप इजीली अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ऑलराइट। अगर आप लोगों को पीडीएफ परचेज करना हो तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम के लिंक पर जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो और ये पीडीएफ परचेज कर सकते हो, बहुत ही बेसिक मिनिमम अमाउंट के लिए, ओके। आपका MPS 003 के एग्जाम हो गया, मेरे पास MPS 001, 002, 004, इन तीनों के पेपर्स ऐसे पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको तीनों चाहिए होंगे तो ऑब्वियसली आपको प्राइस बेटर पड़ेगा, बट अगर आप एक लोगे तो आपको प्राइस वही पड़ेगा, ऑलराइट। तो आपको परचेज करने के लिए मुझे टेक्स्ट करना है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट के लिए आपको नीचे 2 कमेंट करना है और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा उतनी जल्दी मैं पार्ट 2 भी पोस्ट कर दूंगी, ऑलराइट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।